नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या। एक बार फिर वैभवी हाजिर है किरदार जिंदगी के नए पायदान के साथ। दोस्तों, आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि 98 कड़ी को लेकर आज हम आप सभी से रूबरू हैं और 98 का मतलब है कि 2 पायदान दूर शतक की ओर। 100 किरदार अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और किरदार का मतलब 100 ऐसे व्यक्ति जिन्होंने छोटी सी चीजों से शुरुआत करके व्यक्तित्व तक की जो यात्रा उनकी रही है, व्यक्ति से व्यक्तित्व तक की जो यात्रा रही है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, उन तमाम जो किरदारों को हमने तलाशा है, हमने ढूंढा है, हमने जतन की है। हमारे साथ हमारे बहुत सारे सहयोगी रहे हैं जिन्होंने किरदार तक पहुंचाने में हमारी मदद की है और आज हम 98 एपिसोड के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। हमेशा की तरह डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ और एक बेहतरीन शख्सियत से आपको मिलवाती हूँ। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2 से 3 हफ्ते पहले हमने आपको अर्शिया परवीन से मिलवाया था, जो रंगकर्मी थी, निर्देशक थी और जिन्होंने अपनी क्योंकि वो मुस्लिम समाज से आती हैं, जहाँ पर इस तरह की गतिविधियों को, इस तरह के शौक को बहुत नज़रअंदाज भी किया जाता है और बहुत बुरा माना जाता है। उस परिवार से, उस कौम से निकलकर वो अर्शिया परवीन इतना कुछ उन्होंने हासिल किया, जयपुर की नगरी से आई थी और आज उन्हीं अर्शिया के गुरुदेव को हम कार्यक्रम में उपस्थित करें। हालांकि ये मेरी या हमारी टीम की या समय की कह सकते हैं गलती है कि पहले गुरु को लाना चाहिए, फिर शिष्य को लाना चाहिए, लेकिन गुरु शिष्य की जो परंपरा भारत में रही है और कहते हैं ना कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, और गुरु जो होता है वो गुरु के कारण शिष्य बेहतर हो जाता है और जो नाम होता है शिष्य का वो गुरु के कारण बढ़ जाता है। लेकिन आज हम गुरु को आमंत्रित कर रहे हैं, आर्शिया परवीन जी के गुरु को, और उनका नाम है हेमचंद्र कामणकर। इन्हें प्यार से राजू भी कहा जाता है। एक बेहतरीन शख्सियत, यकीन मानिए अगला 1 घंटा आपको कहते हैं ना, कुर्सी की पेटी से आप बंधे रहेंगे क्योंकि आपको बहुत सारे अनुभव मिलेंगे, बहुत सारे उतार चढ़ाव इनके जीवन में रहे हैं और बहुत सारी उपलब्धियां इनके जीवन की है, वो मैं बताना चाहती हूँ। रंगकर्मी, एक बेहतरीन, एक ख्याति लब्ध लेखक रहे हैं। उसके अलावा जो इनका परिचय है, आपने एमकॉम एमएस हिंदी साहित्य से किया है, डिप्लोमा इन ड्रामेटिक आर्ट। उसके अलावा आपके पास जो उपलब्धियां हैं वो इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं कि मुझे लगता है कि पढ़ते पढ़ते समय ना बीत जाए। मैं जल्दी जल्दी पढ़ती हूँ। हिंदी पूर्णांकी मौलिक नाटक कहना आसान है दिल्ली से प्रकाशित हुई है। अखिल भारतीय मौलिक नाट्य लेखन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार से इनको 1982 में, जब मैं बहुत छोटी थी, तब सम्मानित किया गया। मुझे लगता है पैदा हुई थी। बाल नाट्य श्रृंखला में लास्ट अल्टीमेटम का लेखक व बाल नाटकों का संकलन बाधित कौन शीर्षक से प्रकाशित हुआ है, प्रकाशित पुस्तक है। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिता में श्रेष्ठ आलेख के लिए 12 पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए लिखे नाटक प्रत्येक राष्ट्रीय पुरस्कार से आपको अलंकृत किया गया है। रंग खून का एक है, प्रसाद लोकतंत्र का, इदाशी और हम, तब रमेंगे देवता, नवजीवन अभी प्रकाशाधीन है, इस पर कार्य चल रहा है। इतनी उम्र, 1958 में पैदा हुए हैं और इतनी लंबी उम्र, इतनी लंबी आयु और इतना सारा काम। जयपुर दूरदर्शन से प्रसारित लघु नाटक वाह जनाब खूब रही तथा वो अब यहाँ नहीं रहता का लेखन किया गया है। पर्यावरण व एड्स पर लिखी
क्योंकि सभी दूरदर्शन से जितने भी दूरदर्शन रहे हैं सभी दूरदर्शन केंद्र से प्रसारित किया गया है। नाटक प्रहरी के लिए 70 राष्ट्रीय नाट्य पुरस्कार जो है उनको उस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर मैं बात करूं, जर्मन फिल्म निर्माता स्टीवन की फिल्म द सीक्रेट ऑफ ताज में मुख्य भूमिका बादशाह शाहजहां के रूप में जो डिस्कवरी चैनल पर जो कार्यक्रम था उसका प्रसारण हुआ है और ये बहुत अच्छी बात है। यश चोपड़ा के बैनर तले फिल्म आई थी शुद्ध देसी रोमांस में इन्होंने अभिनय किया है। जयपुर दूरदर्शन की जो प्रस्तुति है लघु फिल्म की नीली झील में इन्होंने अभिनय किया है। जयपुर दूरदर्शन से प्रसारित क्षमा चाहती हूँ सूत पुत्र व कैप्टन रोबोट का निर्देशन इन्होंने किया है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित लघु फिल्म में इन्होंने अभिनय किया है। अनेक छोटी बड़ी भूमिकाएं दूरदर्शन विज्ञापन फिल्मों में इनकी रही है। विजय तेंदुलकर जी की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम नई सोच का चितेरा में विषय विशेषज्ञ के रूप में इन्होंने अपनी सहभागिता दी है। प्रमुख निर्देशित नाटक इनके रहे हैं जो हिंदी में है वो है आषाढ़ का एक दिन, क्या बात है, अंतर्द्वंद, आधे अधूरे, साखाराम बाइंडर, राजेंद्र कुमार शर्मा। इतने सुंदर सुंदर मंचन और इतनी सारी उपलब्धियां, अब मुझे लगता है कि मैं पढ़ती जाऊंगी तो फिर इनसे बात कब करूंगी। एक कहते ना कि एक आम व्यक्तित्व में कुछ तो खास है। शक्ल पे मत जाइए, अक्ल बहुत बड़ी बात है। आपको मिलवाती हूँ हेमचंद जी से, आप उनसे बात करेंगे, उनके साथ आप 1 घंटा समय बिताएंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। सम्मान और जो पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो देश भर से युवा चयन 1982 के लिए चयनित रंगकर्मी सम्मान के लिए प्रदेश से चुने गए एकमात्र आप रंगकर्मी रहे हैं जिनको 1982 में पुरस्कार मिला है। अखिल भारतीय स्तर पर मौलिक हिंदी नाट्य लेखक व निर्देशक के लिए बृहन महाराष्ट्र मंडल महाराष्ट्र मंडल दिल्ली द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। रंगमंचीय सेवाओं के लिए विश्व रंगमंच दिवस पर रंगश्री सम्मान 2009 में आपको प्राप्त हुआ है। प्रेस क्लब जयपुर व कलाकार संघ पुणे द्वारा सम्मान 2010 में आपको प्राप्त हुआ है। संस्कार भारती नाट्य केंद्र आगरा से आपको 2011 में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उसके अलावा इलाहाबाद नाट्य संघ से आपको सम्मान प्राप्त हुआ है। अंग नाट्य मंच बरियारपुर बिहार से आपको सम्मान प्राप्त हुआ है 2012 में। सेतु सांस्कृतिक मंच बनारस द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ है आपको 2013 में। रंग महोत्सव भागलपुर बिहार द्वारा सम्मान आपको 2014 में प्राप्त हुआ है। मुझे लगता है सम्मान पढ़ते पढ़ते बहुत देर हो जाएगी और अब सीधे बीच में मैं इन सम्मानों के बारे में उनसे चर्चा करूंगी, उनसे बात करते, उनसे बहुत सारी बातें करनी है और मुझे लगता है कि बातें करने में ज़्यादा हमें आनंद आने वाला है। तो चलिए उनके पुरस्कारों की श्रृंखला को हम यहीं पर रोकते हैं और उन्हें सीधे सीधे अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं और उनसे बहुत सारी बातें करते हैं क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम है किरदारे जिंदगी। सर बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में और बहुत आभारी हैं हम कि आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत नमस्कार। हमारे साथ राजू रहेजा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। राजू जी बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि राजू जी लावारिस अस्थियों का विसर्जन करते हैं, ये बहुत बड़ा नेक काम है और इनकी सुखमनी सेवा ट्रस्ट है और किरदारे जिंदगी में इनकी जो धर्मपत्नी है रोशनी रहेजा आ चुकी हैं। तो राजू भाई साहब आपका बहुत बहुत अभिनंदन है और आपको हम प्रणाम करते हैं आपके स्नेह कार्य के लिए। हमारे साथ आर्शिया प्रवीण जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। गुरु को सादर नमन उन्होंने लिखा है। आर्शिया आपको गुरु जी की तरफ से खूब सारा आशीर्वाद। सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है और आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने।
आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा हम परिवार से करते हैं। हम आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं, तो चलिए आज की कार्यक्रम की शुरुआत भी हम यहीं से करें। आप हमारे दर्शकों को अपने परिवार के बारे में बताएं। पहले तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। जहाँ तक सामाजिक परिवार वाली बात है, तो मैं एक महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ। मेरे जो दादाजी थे, हम लोग जो मराठी फैमिली से हैं, वो यहाँ पर जयपुर में जब स्टेट टाइम के बाद कॉलेज बना, महाराजास कॉलेज, तब वो आर्ट्स का हुआ करता था। उसके प्राचार्य बनने के लिए वो पूना से यहाँ पर आए थे, तो हमारी फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गई। मेरे फादर, हम 3 भाई हैं। मेरे पिताजी सबसे बड़े, उनका मैं इकलौता लड़का। उसके बाद मेरे दोनों अंकल, एक अंकल बॉम्बे में रहते, एक अंकल उज्जैन में रहते थे, अब नहीं है। पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात ऐसी है कि एक बच्ची मेरी विवाहिता है, एक बच्ची थी, वो किसी कोइंसिडेंट की वजह से अब नहीं है मेरे साथ, और मैं अकेला रंग कर्म करता हूँ, खुलकर करता हूँ। पूरा देश मेरा परिवार है, इस तरह से मैंने इसको लिया है, और बहुत आनंद के साथ में रंग कर्म की सेवा चल रही। बहुत बढ़िया। और इस उम्र में भी आप एक्टिव हैं, इस उम्र में भी आप बहुत कुछ कर रहे हैं, और इतने सारे पुरस्कार मैं पढ़ नहीं पाई, बहुत ज़्यादा पुरस्कार, और बहुत सम्मानित जब हम होते हैं, हमने कुछ काम किया है, उसके लिए जब सम्मान मिलता है तो हमें बड़ी खुशी भी होती है। परिवार का सहयोग भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तो आपके परिवार के बारे में हमने जाना। आप महाराष्ट्र से हैं, और महाराष्ट्र की धरती रंगमंच के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही है हमेशा से। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये हमारा रंगमंच का इतिहास रहा है कि ज़्यादातर जो मराठी होते हैं वो रंगकर्मी होते हैं, और फिल्मों में उनका मतलब बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होती है। खासकर अगर हम जितने भी बड़े-बड़े फिल्म स्टार को अगर हम देखें, तो कहीं न कहीं वो किसी न किसी रंगमंच से जुड़े हुए रहे, और जो रंगमंच से जुड़े हुए रहे हैं वही मंझे हुए किरदार हैं, वही मंझे हुए कलाकार हैं। ये मेरी सोच है, मुझे लगता बिल्कुल है। ठीक, बिल्कुल ठीक क्योंकि सोच है आप। जी, तो एक तो परिवार है, और रंगमंच में चूँकि आपने इतने साल लगा दिए, तो आप कुछ और भी कर सकते हैं, रंगमंच ही क्यों चुना आपने? मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। मेरे परिवार में मेरी जो मदर थी, वो बहुत अच्छी नाट्य निर्देशिका हुआ करती थी। उसके बाद मेरे जो चाचा थे, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हुआ करते थे। मेरी जो चाची आई सौभाग्यवश, वो बहुत अच्छी राइटर और डायरेक्टर हुआ करती थी। कुल मिलाकर साहित्य सृजन में तो ये सारा परिवार, ये सारी जो चीजें थी, ये मुझे विरासत में मिली। हमारे यहाँ जो गणेश उत्सव वगैरह प्रतिवर्ष मनाते हैं, तो मराठी लोगों की एक मेन स्पेशल चीज है कि भाई गणेश पर्व मना रहे तो नाटक तो होना ही चाहिए। तो वो परंपरा सी है, महाराष्ट्र में तो है ही है। तो अब हम जहां जहां चले गए, वहां वहां गणेश उत्सव मनाते हैं। जैसे आजकल गरबा पूरे विश्व में मनाया जाता है, तो गतिविधि कंटिन्यू रही। अब नई स्क्रिप्ट की बात रही, तो चाची भी राइटर थी और मदर भी राइटर थी, तो कथानक घर में मिल जाता, डायरेक्टर घर में मिल जाता, हमारे जैसे लोग जो है काम करने के लिए तैयार हो जाते, हमसे करवा लिया जाता, तो नाटक की यात्रा यूं चल पड़ी। जब सोचा खुद के बारे में, तो मैं तो कई बार बड़े खुले मन से कहता हूँ कि ये सबसे बड़ा जीवंत माध्यम है आदमी को जीवन जीने का, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं जीवंत माध्यम में ही पला बड़ा, और जीवंतता के साथ ही आज भी मैं अपनी जिंदगी को गुजार रहा हूँ। क्योंकि इसमें रिटेक नहीं है मैडम, इसमें कोई रिटेक नहीं है। जो आपने कर दिया वो फाइनल है आपका। तो आदमी क्या है, बहुत सजगता के साथ, सरलता के साथ और आत्ममंथन के साथ इसके साथ जुड़ता रहता है। बहुत अच्छी बात आपने कही सर कि रीटेक नहीं होता। जो भी आपने कह दिया, जो भी अभिनय आपने किया, वो इनफ है, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। चाहे आपने अच्छा किया या आपने बुरा किया, जो भी किया वो वहीं पर। और इससे क्या होता है, अब जैसे सिनेमा की अगर हम बात करें, कदम कदम पर रीटेक है।
बिल्कुल एक सीन अगर सही नहीं हुआ तो वो एक हफ्ते तक, अगर सही नहीं हो रहा तो एक हफ्ते तक रीटेक है। जी जी वो कहते बिल्कुल हैं ना कि जीवन में कभी रीटेक का मौका नहीं लगता, तो रंगमंच भी जीवन की तरह है जहाँ रीटेक का कोई मौका नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी बिल्कुल परिस्थिति में कभी पहले तो आपके बहुत सारे शिष्य हैं, उसके लिए आपको बधाई। और अर्शिया जैसी शिष्या आपके पास है, इसके लिए भी आपको बधाई। अर्शिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सभी से एक ही गुजारिश करती हूँ कि इस कार्यक्रम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। तो जब शिष्य और गुरु की जो एक परंपरा भारत में रही है, और आप गुरु बनकर, जब, चूंकि पहले तो आप खुद शिष्य थे, आपने अपने बिल्कुल गुरु से सीखा, चाहे वो आपकी बिल्कुल चाची रही हैं, चाहे आपकी माँ रही हैं, या और चाचा रहे हैं, जो भी हैं, तो वहां से आपने सीख ली और इस क्षेत्र में आप आगे बढ़े। एक फ्लुएंस मौका था आपके पास, क्योंकि आपके घर का माहौल वैसा था आगे बढ़ने के जी लिए। जी फिर आपके जब शिष्य हैं, तो शिष्य और गुरु का जो एक रिश्ता होता है, आपका रिश्ता किस रूप में है? क्योंकि एक आपकी शिष्या से मैं मिल चुकी हूँ, लेकिन बावजूद उसके और भी आपके जो शिष्य हैं, उनके साथ आपका तालमेल किस प्रकार है? कोई ऐसा इंसिडेंस हमारे दर्शकों से आप शेयर करना चाहें तो ज़रूर कहें। देखिए मैडम, मैंने आपको सबसे पहले जैसे कहा, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ साथ कि जब से मैंने होश संभाला और रंगमंच की सेवा का प्रण किया, मुझे जो भी कुछ अपने गुरु से मिला उसको मैंने सहेज के रखा, समृद्ध बनाए रखने की कोशिश करी और योग्यता के हिसाब से उसको बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब बांटने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे बहुत बढ़िया 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 स्टूडेंट मिले, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट मिले जो रंग कर्म कर रहे हैं आज तो। और अब तो मुंबई में भी फिल्मों में भी काम कर रहे हैं वो लोग। थिएटर थे जो मेरे पास था संचित, वो मैंने उनको बराबर से दिया और मेरी इच्छा भी यही कि वो आगे बढ़ता रहना चाहिए। एक बड़ा सीधा सा प्रिंसिपल मैडम, कि मेरे 60 साल का अनुभव अगर मैं किसी को 6 घंटे में देता हूँ, मैं उसके 59 साल बर्बाद होने से रोक सकता हूँ। ये मैं कर सकता हूँ। वो माने न माने ये अलग बात है। दूसरी बात, जो मैंने समझा है, मैं अपने बच्चों की तरह रखता हूँ सबको। तो मुझे अक्सर क्या होता है, लोगों को वाहवाही या शाबाशी या स्तुति वंदना कराने की आदत होती है लोगों को। तो शिष्यों से वो अपने बच्चों की तरह बिहेव नहीं करते। मेरा बिहेवियर मेरे बच्चों की तरह है। बुरी तरह डांटता हूँ, बुरी तरह फटकारता हूँ, गलत बात गलत, सही बात सही। उन्होंने कुछ अच्छा किया है जो मैंने सीखा है उनसे, तो ये उनको बताता हूँ कि ये मैंने तुमसे सीखा। तो एक समृद्ध पारिवारिक माहौल में मैं, मेरे बच्चे बहुत स्टूडेंट बहुत कामयाब है। मेरा तो एक ही मानना है, जो मुझे मिला है वो बहुत ईमानदारी के साथ में मैं लोगों को बांटूं। कोई लेता है उसकी मर्जी है, नहीं लेता है कोई दिक्कत नहीं। अपने साथ सिर्फ इसलिए उसको समेट के नहीं ले जाऊं कि नहीं नहीं, अब जैसे होता है लोगों में, आम लोगों में देख रहा हूँ कि नहीं हम तो सीनियर हैं, ईगो प्रॉब्लम आती है। हम उनके साथ उनके धरातल पे जाकर बात कैसे करें? अरे कैसे नहीं करें, आपके पास चीजें बांटी है। विद्या बांटने से विद्या बढ़ती है, धन बांटने से धन बांटता है, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ये जो हमारी पौराणिक चीजें हैं, इसको आप अप्लाई करके देखिए लाइफ में, कितने समृद्ध होते चले जाते हैं आप। आज देश में शायद ही कोई ऐसा राज्य है जहां पर मैं अपने रंग मित्र कहता हूं, मैं उनको शिष्य नहीं कहता, जहां मेरे रंग मित्र नहीं है। मैं बिंदास पूरे भारत भर में यात्रा कर सकता हूँ, मुझे किसी भी जगह किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। ये जो सफर है, ये मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से मुझे मिला। सर, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि अगर आप 60 साल का अनुभव देना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कोई गुरु या कोई व्यक्ति ऐसी बातें सोचता है किसी के लिए कि उसके 59 साल बर्बाद ना हो, वो 6 घंटे में वो सारे गुण आप दे देना चाहते हैं, जिससे उनका जीवन जो है वो जो समय है वो नष्ट ना हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ कन्हैया लाल भ्रमर जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। हमारे साथ पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। बने रहिए, जुड़े रहिए, और बहुत सारी बातें हम करेंगे आपसे। और आप एक रंगमंच के महान कलाकार से इस वक्त रूबरू हैं, हमारे पटल की शोभा बढ़ा रहे हैं, और हम उनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सर, पुरस्कार की यदि हम बात करें तो कई बार क्या होता है कि
साबिर, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करती हूँ। कई बार आप डिजर्व कर रहे होते हैं, लेकिन आपको ना मिलकर किसी और को वो पुरस्कार मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत जद्दोजहद से आप आगे बढ़े हैं और आपको कोई पीछे खींच के आगे चला जाता है। तो ऐसी चीज़ें हर उस कलाकार के साथ होती है, जो कलाकार आगे बढ़ना चाहता है, चाहे वो रंगमंच का कलाकार हो या हम जैसा कलाकार हो, कोई भी व्यक्ति हो जो आगे बढ़ने की राह पर है, तो इस तरह की कठिनाइयों का सामना ज़रूर करना पड़ता है। क्या आपने इस तरह की कठिनाइयों का सामना किया है अपने जीवन में? बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात पूछी है। 2 बातों में इसका 2 तरह से जवाब दूँगा मैं। पहली बात तो ये है कि जो भी आदमी इस तरह का काम करता है, समाज के लिए, मनुष्य होने के नाते एक अपेक्षा होती है उसको कि तालियाँ या पुरस्कार उसकी झोली में आना चाहिए। एक साधारण-सी बात है। और दूसरी बात ये है कि सब कुछ होने के बाद भी उसको नहीं मिले, तो क्या निराश होना चाहिए उसको? क्षणिक रूप से होता है, हम आदमी हम होते हैं। लेकिन इससे बढ़कर एक चीज़ मैंने जो देखी, वो सीखी, वो ये है कि जैसे अब परफॉर्मिंग आर्ट में हैं हम लोग, थिएटर पे हैं। शो खत्म होते ही जो लोग हमसे मिल के जाते हैं ना, रुक कर, मेरी भाषा में हमारा कायदे से पुरस्कार और सत्कार वो लोग होते हैं। कायदे से। निर्णायक, निर्णय देने वाले, मिलने वाले, दूसरे दिन बताने वाले। तो हमें इंस्टेंट उनसे वहीं पर चीज़ें मिल जाती हैं। उनसे सीखना है हमें। अगर वो तारीफ कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं समझना है, उसको कंटिन्यू रखना है। अगर वो कोई सवाल जवाब भी करते हैं, कोई बात भी कहते हैं कि अच्छा नहीं लगा, तो उसको चिंतन भी करना है। फिर क्या होता है कि आप उसमें डूबते-डूबते, करते-करते इतने परिपक्व टाइप हो जाते हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि आप तो साधारण सी भूमिका कर रहे होते हैं और वो निर्णायक हो या दर्शक हो, उनके दिल को इतनी छू जाती है कि वो कागज़ी जो टोटल होते हैं, उसमें कहीं आप ऊपर निकल आते हो, आप पुरस्कार मिल जाते हो बस। तो सर, ऐसी कागज़ की कार्रवाई के दौरान कभी दिल टूटा आपका? बिल्कुल, बिल्कुल। एक बार की बात है यहाँ पे स्टेट लेवल का कॉम्पिटिशन था और नहीं चाहते हुए भी अ, हमने उसमें मुझे प्ले करना पड़ा। नहीं चाहते हुए इसलिए मैंने कहा क्योंकि बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी एक साथ आती है कई बार और नाटक एक तैयार होता है तो अपन नहीं कर पाते, लेकिन उनके जो आयोजक थे तो उन्होंने कहा नहीं-नहीं आप यहाँ करना, परफॉर्म करना। हमने परफॉर्म किया। कोइंसिडेंट ये है कि 1983 में उसको हमें बहुत सारी दूसरी जगह से पुरस्कार मिले हुए थे। तो उन पुरस्कारों की जो गर्मी थी, उन पुरस्कारों की जो हवा थी, उम्र की वजह से वो हमारे सिर पर चढ़ी हुई थी। हम बड़े मदमस्त थे उन दिनों में और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो प्ले किया, पब्लिसिटी भी हुई कि साहब ये अमुक-अमुक प्ले है, इसको इतने से पुरस्कार पहले मिले हुए हैं। और आप वंडर करेंगी कि जब उसका रिजल्ट आया, तो हमें एक पुरस्कार भी नहीं दिया निर्णायकों ने, नॉट ए सिंगल। तो हमारी शक्ल देखने लायक थी। दर्शक जो हमारा प्ले देखने आए थे और वो पढ़ के भी खबरें, वो भी बड़े आश्चर्यचकित थे। और हमारे में से कुछ लोग, मैं नहीं हूं उसमें सौभाग्य से, कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं नहीं हमारे साथ में जो है ना वो पक्षपात हुआ है भाई साहब, क्योंकि हम तो विनर है फलाने जगह। तब मुझे मेरे गुरुजी की बात याद आई। मराठी में हमारे प्रेजेंटेशन को प्रयोग कहते हैं हम, नाट्य प्रयोग। ये एक्सपेरिमेंट है। आज वाला नाटक कल दूसरे दिन वैसा का वैसा होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट। कल आपने क्या करा था जिस पर आपको पुरस्कार मिला, ये अलग मैटर है। आज आपने क्या करा जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं मिला, इसका आत्मचिंतन आपको खुद को करना पड़ेगा। एवरीडे नया, हर दिन नया शो है। पहला शो है मान के आप करेंगे और बहुत समर्पण भाव से करेंगे, तो तुरंत कहीं ना कहीं हमारे को समझ में आ गया कि यार वो इतनी सारी चीजें गुरुजनों के कहने के बावजूद भी मनुष्य होने के नाते जो गलती से थोड़ी सी अहंकार की भावना आ गई थी कहीं मन में, उसको बिल्कुल जमीन पर ला करके परमात्मा ने वापस प्लेन बना दिया। हमारे तो हम नटराज पूजन करते हैं, शिव को माना गया है नटराज रंगमंच का देवता। वैसे कहते हैं ना कि जैसे नटराज ने बिल्कुल प्लिंथ कर दी आपकी जमीन, वापस जीरो बना दिया आपको। आप क्या हो क्या नहीं हो इससे मतलब नहीं है, आप जो भी कुछ हो या सामने करके दिखाओ। आपकी प्रस्तुति ही आपका मूल्यांकन करेगी। तो बड़ा उसके बाद बड़ी सबक सीखी हमने
अभी तो उल्टी बात मैं आपको और बता दूं, आप बड़ा ताज्जुब करोगे, उसके बाद से अभी तक 15-20 साल हो गए ये आदत है, कहीं भी कंपटीशन में टीम जाती है तो रिजल्ट वाले दिन हम सबसे पीछे एकदम खामोश बैठने के आदी हो गए, एकदम खामोश बैठने के। नाम आया, आराम से रंगमंच को विश करो, बड़े सम्मान के साथ पुरस्कार लेके चुपचाप नीचे आके बैठ जाओ। नहीं मिला कोई बात नहीं है, वो जो सारी जो गलतफहमियां थी पहले, वो हमारी बिल्कुल वॉश आउट हो। हर प्रयोग नया प्रयोग। बिल्कुल सही कहा आपने, आई एम द बेस्ट सोचना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को बेस्ट समझना ज़रूरी है, लेकिन अहंकार से दूर रहना भी बहुत ज़रूरी है। और देखिए ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है और आप जो भी बोलते हैं, जो भी दर्शक हैं वो सुनते हैं, समझते हैं और ये कार्यक्रम आगे फॉरवर्ड होता है। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है किसी भी किरदार की या किसी व्यक्ति की जिनसे हम रूबरू हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। आप बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, आप बेबाकी से वो सारी बातें कह रहे हैं जो आपने जिया है या महसूस किया है। ये बहुत बड़ी बात है सर, और इसके लिए मैं साधुवाद आपको देती हूँ, क्योंकि अपने फेल्यूर को बताना, अपनी गलती को बताना, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और हमारे साथ सोनिया जी जुड़ गई हैं, सोनिया सोनामक्स, बहुत बेहतरीन कवित्री, शायरा, लेखिका और मेरे दिल के बहुत करीब हैं। बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। कन्हैया लाल भ्रमर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि वाह क्या कहने, बहुत सुंदर अनुभव, आदरणीय। और संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और पक्षपात होता है ऐसा सोनिया जी ने लिखा, बिल्कुल सही कहा है, ये सब चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में। और डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने लिखा है कि आपके ऊपर उन्हें गर्व हो रहा है। और हमारे साथ साबिर परवेज जो हमारे टीम के सदस्य हैं, उनका बहुत अभिनंदन है। उसके बाद हमारे साथ मोहम्मद रज़ा जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। उन्होंने लिखा है ऐसी शख्सियत राष्ट्रपति सम्मान के हकदार है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन रंगमंच को समर्पित किया है। और मैं यकीन दिलाती हूँ कि जब ये कार्यक्रम दूर तक जाएगा तो वाकई जो चीज़ें हैं, ये शायद मेरा अभिमान नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि चीज़ें बदल जाती हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद। ये ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है ऐसा, इसलिए। और जो किरदार हमारे कार्यक्रम में आए हैं, उन्होंने मुझे खुद फ़ोन करके कहा है कि हमारे साथ कुछ नया-नया हो रहा है। तो हम सब की विश है, हम सब की जो प्रार्थना है वो आपके पास हमेशा रहे, आपके साथ रहे, और ईश्वर आपको वो सब दें जिसके आप हकदार हैं। और अभिमान तो रावण का भी नहीं, भाई को भी नीचे ले आया था। बिल्कुल सही बात है, अभिमान तो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत हानिकारक है। तो सर ये तो चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन आपके जो अंदर गुण है एज अ एक्टर और एज अ रंगकर्मी या एज अ जो राइटर, आपके अपने बच्चे में वो है, आपकी फैमिली, क्योंकि आप इतने बड़े ओहदे पर हैं, तो आपकी जनरेशन उसको सिर्फ शिष्य लेकर जा रहे हैं, या आपकी फैमिली से कोई ऐसा बच्चों के बच्चे या जो भी है कोई इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहा है, आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ है आपके परिवार में? मेरी जो बड़ी बिटिया है, मतलब थी, अब वो है नहीं कोइंसिडेंटली, उसकी जो बच्ची है वो माँ की वजह से बचपन से ही, उसको बुलावे भी आते थे शॉर्ट फिल्म्स वगैरह के लिए, बड़ी नटखट टाइप है वो, तो बड़ा बड़ा वो काम कर रही है। और मुझे उम्मीद है, ऐसा उसे लगता है कि मैं भी शायद वो आगे जाकर के इस फील्ड को कंटिन्यू रखे, फाइन आर्ट्स को। बाकी मैंने जैसे आपको बताया कि परिवार में सारे जो लोग हैं वो पाठ्य पुस्तकों के विद्वत जनों में से हैं, विज्ञान वर्ग वाले लोग हैं, बड़े बड़े इंजीनियर और ये लोग हैं, सब पढ़ने वाले लोग हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जब राजस्थान में पहली बार आया था तो यहाँ पूछा जाता था कि भाई आप क्या करते हो, तो मैं कहता था मैं थिएटर करता हूँ। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, पर वैसे करते क्या हो। तो एक्चुअली क्या है, राजस्थान का जो थिएटर का बैकग्राउंड है वो कंपैरेटिवली कमजोर है, यहाँ लोक कलाओं का ज्यादा है। महाराष्ट्र में उल्टा है, हमारे यहाँ तो आप रंगकर्मी बता दो तो बड़ा सम्मान देते हैं आपको, और ऐसा मानते हैं कि हो ये पता नहीं क्या बात। तो ये थोड़ा स्टेट बदलने की वजह से भी हुआ है। और मैं तो इसलिए कहता हूँ कि मैंने जिन जिन को भी एज ए
रंग मित्र बनाया अपना। मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं शिष्य नहीं कहता, रंग मित्र कहता हूँ। और जो रहे जुड़े लंबे 15-15, 18-18 साल से लोग मेरे साथ जुड़े हुए कंटिन्यू। नहीं तो आजकल नौजवानों की फितरत है कि हर 2-3 महीने बाद में वो अपना स्थान बदलते हैं, क्योंकि उनको सडन चाहिए, सब चीजें इंस्टेंट चाहिए हाथ में। तरंकर में इंस्टेंट नहीं जी सकता, क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन की चारों वेदों का सार है, 5वां वेद है ये, पंचम वेद कहते हैं इसको। तो जैसे हम जीते हैं, हम सब उसी प्रकार से रंगमंच हमें देता जाता है। इसको पोषित करना पड़ता है, और पोषण करने के लिए त्याग भी चाहिए, समर्पण भी चाहिए, अनुशासन भी चाहिए, और प्रतीक्षा भी चाहिए। प्रतीक्षा आजकल बच्चों के पास कम होती जा रही है, तो ऐसे नहीं चलेगा। दूसरी बात मैं जो बड़ा विनम्रता से कहूं कि पठन पाठन जो है, पढ़ने का रिवाज, गूगल तो हो गए गुरुजी हमारे, और व्हाट्सएप हो गई हमारी यूनिवर्सिटी। तो किताबें पढ़ने का जो आंखों को श्रम होता था और मस्तिष्क की जो चेतना जागती थी, वो सब चीजें हमने छोटे से मोबाइल में कैद कर दी। उसके परिणाम भी देख रहे हैं। पठन पाठन बहुत कम हो गया, लिटरेचर बहुत बहुत कम पढ़ा जा रहा है। जितना हम पढ़ेंगे उतने समृद्ध होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमारे आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी लिखते हैं कि इन्होंने भी 35 वर्ष तक रामलीला की है, और रामलीला भी जो रंगमंच का एक पार्ट रहा है हमेशा से। तो जो रंगमंच है, जैसे कि अभी आपने आपके जो परिचय है उसको मैं पढ़ रही थी, उसमें एक चीज़ और लिखी हुई है कि आपने लगभग 45 से अधिक आपकी नाट्य कार्यशालाएँ चली हैं। जी तो कार्यशाला का मतलब है कि आप नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। जी आप नई जी पीढ़ी बिल्कुल। को सिखा रहे हैं कि कैसे रंगमंच पर टिकना है, या रंगमंच को एक बेहतर जो अभिनय अगर अभिनेता या अभिनेत्री बनाना है तो उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए। तो ये इन कार्यशालाओं में आपने क्या कुछ अलग किया, या कुछ एक्स्ट्रा आपने अपने बच्चों को बताया, वो हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएँ आप। देखिए, आमतौर पर बाल नाट्य कार्यशालाएं जो हैं, क्योंकि अगर बच्चों से इसमें विकास किया जाए इनकी प्रतिभा में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ऐसा लोगों का, बड़े लोगों का अनुमान है। महाराष्ट्र बंगाल में हर छुट्टियों में बाल नाट्य कार्यशालाएं प्रबलता से लगाई जाती हैं, स्कूलों में, एरियाज में, और लोग बाग बड़ी शिद्दत के साथ उसमें पार्टिसिपेट करने भेजते हैं अपने बच्चों को। वो जो कार्यशालाएं हैं, अब उसका जो बदलता बदलता रूप दूसरी जगह मैंने देखा, वो टिक गया आकर के रंग अभिनय पर लेकर। देखिए, मैं आपको निवेदन करूं, हर आदमी, हर बच्चा जो हमारे देश में पैदा होता है, वो बहुत बढ़िया रंगकर्मी है बाय बर्थ। सिर्फ उसको पहचान कर निखारने, मांझने की जरूरत है। ऐसी ही कार्यशालाएं। अब क्या होता है, इनको आप छोटे जो बच्चे हैं, जैसे अपने कहते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं, आपने देखा होगा कि पोएम्स और ये बहुत जल्दी याद करते हैं, क्योंकि उनमें एक रिदम है। रिदम बहुत जल्दी क्लिक होती है दिमाग में और तुरंत याद हो जाती है। बच्चे को उस पोएम का मतलब नहीं मालूम, लेकिन जैसे आपने स्विच ऑफ की ऑन किया तो धड़ाधड़ 8-10 पोएम आपको सुना डालेगा, और अटक जाता है तो वापस स्टार्ट करता है। तो संगीत के साथ लयबद्धता, तालमेल के साथ जो चीजें, वो ये चीजें हमको हमारी ढूंढनी पड़ेंगी। मेरे यहाँ जो वर्कशॉप होती है, अमूमन मैंने वर्कशॉप जो की है बड़ी, वो मेरे यहाँ वर्कशॉप होती है सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक। आप वंडर करेंगे, सुबह 6 बजे आप अपने बच्चे को भेज दीजिए। सबसे पहले मैं योग सत्र कराऊंगा, योगासन और वॉइस की एक्सरसाइज। बराबर सारे कामों की जो डिवाइडेशन है, उसमें बीच में लंच टाइम देते हैं हम उनको, जिसमें वो अपना अपना टिफिन लेकर आते हैं। कुछ नाश्ता हम हमारे पास से प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद थोड़ी सी देर का विश्राम, फिर धीरे 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 चरमोत्कर्ष तक वो 3-4 बजे तक वो पहुंचता है। उसके बाद जो आज सीखा हमने, उसकी रिहर्सल, जिसको आप कह सकते हो प्रैक्टिकल, आज जो हमने सीखा वो करके देखें हम। खाली किताबी ज्ञान थोड़ी, परफॉर्मिंग आर्ट है हमारा। तो उसमें मैंने ऐसे ऐसे लोगों के साथ, ऐसे ऐसे लोगों के साथ अपना अनुभव साझा किया है कि मेरा ये वचन हो गया, वचन, वाक्य वचन हो गया। भारत का हर बच्चा और बच्ची बेहतरीन आर्टिस्ट है, जरूरत है उसको मौका देकर आगे लाने की। मैंने एसओएस करके एक बालग्राम है, उसमें एक बार वर्कशॉप की थी मैंने।
जहां पर मतलब निराश्रित बच्चे रहते हैं। मुझे मौका मिला था वर्कशॉप करने का। वहां वर्कशॉप करते हुए उन बच्चों के साथ जो मैंने साझा शेयर किए, चीजें सीखी, वो इतनी जबरदस्त सीखी कि ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक हैं, घर परिवार में, समृद्ध परिवार में रहते हैं, स्कूल में जाते हैं, दादा दादी नाना नानी सबके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, उनका आईक्यू लेवल उन बच्चों के सामने बहुत कमजोर है। तो बाई बर्थ पता नहीं कैसे क्या प्रभु जो है ना, कोई एक अलग सी चीज, अलग सी लाइट उनको दे देता है, सिर्फ उसको पहचानने की जरूरत है। एक बार का आपको छोटा सा वाक्य बताता हूँ। एक बार मैं ऐसे एक बच्ची को डांट के कह रहा था कि तुम्हारी मदर की बात क्यों नहीं मानती। उसने मुझे कहा कि गुरुजी लेकिन आपको एक बार बताऊं कि आप मुझे ना मदर मत कहा करो उस लेडी को मेरी। सो शॉक, मदर मत कहा करो, मदर ही कहते हैं वैसे भी। और वहां पे भी माहौल भी ऐसा ही था कि 10 बच्चों की जो इंचार्ज थी उसको मदर कहते थे। वो थोड़ा सा बड़ा मुझे एरोगेंट लगी उसकी बात में, बड़ा मनन करता रहा, क्योंकि विचित्र विचित्र बच्चे मिलते हैं। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या आप अपनी मदर को पे करते हो, मेरे से पूछा, विल यू पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करता हूँ। मैं तो 1 रुपए भी मुझे मिले तो मैं जाके माँ के हाथ पे रखता हूँ, प्रणाम करता हूँ और फिर उससे मांग के लेता हूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इस तरह की बातें मत करो। 1 तारीख को पे करते हो क्या आप माँ को? मैं समझा नहीं, चुप हो गया। मैं कहा कोई ना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है इसमें। तब उस लड़की ने कहा ये हमारी सिंपली केयर टेकर हैं। मदर बनने के लिए सर बहुत सारी चीजें और गुण और जरूरत होती है जो एक माँ में ही होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं उस 10-12 साल की बच्ची की बात को आज भी नहीं भूला हूं, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं। ऐसे विलक्षण बच्चे, तो उनके साथ कैंप करके, शिविर करके तो मैं बाल मन को समझ पाया हूं। मेरी जो किताब है बाधित कौन, अभी आपने पढ़ा उसको, हिंदी में बाल रंगमंच पर, बाल साहित्य पर सबसे कम लिखा गया है। उसके 2 कारण है। एक तो कोई प्रकाशक तैयार नहीं होता, एक वो किताबें बिकती नहीं। जब पैसे ही नहीं आएगा तो आपसे कौन लिखवाएगा आपसे। तो ये पुस्तक हमने हमारी कोशिश पर निकाली थी। इसमें 6 नाटक हैं बच्चों के, प्योर मन बच्चों की मनो जो वृत्ति होती है, साइकोलॉजी पूरी एग्जैक्टली उस पर लिखा है हमने। तो ऐसे इन बच्चों के साथ काम करके तो ये नाटक बन पाते हैं। तो सर ये जो नाटक है या रंगमंच का जो काम आप करते हो, उसमें इनकम कहाँ से आती है? मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने कंटिन्यूअस अभी 2022 तक स्कूल में टीचिंग प्रोफेशन करता था मैं। ठीक है, उधर निर्वाह के लिए कोई ना कोई चीज जरूरी चाहिए आपको। आप किसी ऐसे बार बार तो पैसे मांग नहीं सकते। दूसरी बात, मैंने आपको कहा कि मराठी में प्रयोग कहा गया है, तो जिम्मेदारी के साथ साधना करनी है आपको, उसके लिए अर्न भी करना पड़ेगा आपको। मांगी तांगी विधा नहीं है ये अपने अपने कर्तव्य से कमाई हुई चीज को आप किसी अच्छे काम में लगा रहे हो। तो मेरा सब कुछ चल रहा था बढ़िया सब कुछ। अब ये जो है इसमें अब जाके कुछ एक हमको मौके मिले ऐसे कि स्पॉन्सर्स ने कहा कि साहब सारी व्यवस्थाएं हम देंगे। जैसे मुझे एक बार पहला जो मौका मिला था कि साहब आप बाल मंच रंगमंच कार्यशाला ले लो 45 दिन की, आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मेरे को तो एक कमरा चाहिए जिसमें धूप नहीं आती हो, बच्चे आराम से बैठ सके, सिंपल सी बात है। और शाम के टाइम मैं थक जाता हूँ, 1 प्याली चाय पिला दो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। और प्रस्तुति वाला जो दिन है मेरा, उसका जो भी आवश्यक खर्चे हैं वो आप करवा दीजिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। सामग्री है, ड्रेसेस है, तो उन्होंने कहा ठीक है। वो वर्कशॉप इतनी हिट हुई कि उसके बाद तो मेरे पास लाइन लग गई। और मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ आपके माध्यम से, किसी भी वर्कशॉप के मैंने आज की तारीख तक 1 रुपया मानधन नहीं लिया है। इसके बदले ढेरों ढेरों मैंने सम्मान और उपहार वहां से पाए हैं, अलग लाभ पाया है मैंने, इतना बड़ा स्नेह पाया उनसे जिसके भरोसे आज तक मैं चल रहा हूँ। पैसा तो आज ही कल खत्म हो जाएगा। तो सर एक बात में मुझे लगती है कि जैसे रंगमंच है और जो सिनेमा है, दोनों में बहुत अंतर है। रंगमंच से उठकर सिनेमा में लोग जाते हैं और बहुत शोहरत और बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन रंगमंच पर काम करने वाले जो बेहतरीन से भी बेहतरीन कलाकार हैं, वो कहीं ना कहीं इन सब जो सुख सुविधाएं हैं उससे वंचित रहते हैं। तो कभी मन कचोटता नहीं है? देखिए मैं बताऊं मैडम, इसमें भी पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि आड़े आ रही है।
बंगाल और महाराष्ट्र में जो रंगमंच है व्यावसायिक है, और वहां के रंगकर्मी, व्यावसायिक रंगकर्मी बहुत अच्छे लेविश लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि टिकट बिकते हैं बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया तरीके से रह रहे हैं वो। मतलब आपके फिल्म वाले स्टार्स को तो कभी कभार मौका मिलता है, उनके तो साल भर तक कंटिन्यू नॉन स्टॉप शोज हैं। ये वातावरण का फर्क है। हिंदी पट्टी में आप चले जाएं तो हिंदी पट्टी में क्या है कि इसको सिर्फ मनोरंजन का साधन मान लिया, सिर्फ। तो मनोरंजन रोज तो करोगे नहीं आप, कभी कभार ही करोगे, कभी कभार के लिए आपको धन जुटाना पड़ता है, तो घर कैसे चलेगा, मैंने आपसे कहा। फिर हुआ क्या है कि कुछ सरकारी तंत्र और अकादमियां इन्होंने ग्रांट देनी शुरू कर दी। ठीक है, कलाकार को देते हैं भाई, चलो आपका इससे उधर निर्वाह होता रहे, आप बड़े बढ़ते रहे। उसमें दुर्भाग्यता ये है, उसमें वो लोग शरीक हो गए जो डिसाइड करते कि कौन रंगकर्मी और कौन रंगकर्मी नहीं है। मेरे पास बहुत ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जो एक्चुअल काम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताऊं, मैं आपको स्पष्ट आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं, मुझे इतना ताज्जुब हुआ कि आपने दिल्ली में बैठ करके न जाने कैसा क्या था, पता नहीं कैसे खोजा, मुझे मैं नहीं मालूम, मैं तो आपका आभारी हूं। ये खोज जो है ना, आपकी खोज, ये है ही नहीं, खत्म हो गई आजकल, है ही नहीं है, खोज ही नहीं है। इसलिए आपके कार्यक्रम को सैल्यूट किया मैंने। यार कैसे ढूंढ लेते हो आप, हम तो कहीं शो ही नहीं करते। अगर मैं उन व्यक्तियों में से हूं कि मैं बढ़ चढ़कर शो कर रहा हूं और आपने वहां से मुझे कोई लिंक किया, पकड़ा, तो मैं मान लेता कि हाँ, मेरी पब्लिसिटी स्टंट बहुत जबरदस्त है। मैं तो अपने घर के अलावा मैं खुद से ही बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैंने वो क्या कहा कि ये मेरे गुरुजी की दी हुई प्रदत्त विधा है, उनका उपकार है मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे ये योग्य समझा और मुझे ये चीज सौंपी कि भैया तुम तुम्हारे जीवन में इसका सदुपयोग करो, जाने से पहले किसी योग्य आदमी को दे देना। जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने, और बहुत सारे और हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं जिनका मैं नाम लेना चाहती हूँ। हमारे साथ विजय आनंद दुबे जुड़ गए हैं, जिन्होंने लिखा है कि महा महोत्सव मनाया जाए, और उन्होंने लिखा है जय पंचम देव। ये उन्होंने लिख के भेजा है, क्यों लिख के भेजा है ये तो वही बताएंगे, दोबारा उनकी टिप्पणी आएगी तो मैं समझ पाऊंगी। और उन्होंने लिखा है, आरशिया परवीन ने लिखा है कि दादा के लिए महारंगमंच महोत्सव ही मनाया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और आपके, अच्छा अब मुझे समझ में आया, 50 साल आपके पूरे हो रहे हैं, रंगमंच को आपने 50 साल दिए अपने जीवन के, शायद इसीलिए इस महोत्सव की बात की जा रही है। और मोहम्मद निज़्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लिखा है कि आपका काम ही आपकी पहचान है और हमें आपके ऊपर गर्व है, एमडी निज़्म। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आप गुरु शिष्य की परंपरा को हम देख रहे हैं, शिष्या अगले पिछले एपिसोड में थी और आज वो कमेंट्स कर रही हैं। आपसे जब मेरी बातचीत हुई तो आपने सराहा और पूछा कि आप कैसे ढूंढते हो। दरअसल किरदार के द्वारा ही किरदार तलाशा जाता है, और तलाशने का जो हमारा काम है किरदार ज़िंदगी का, वो इसलिए भी ख़ास है क्योंकि हम ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व को अपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। तो हम हमेशा तलाश में ये रहते हैं कि जो बहुत नोन पर्सन है, जो जिनको सब जानते हैं, वैसे कम लोगों को हम अपने कार्यक्रम में बुलाएं। हम उन लोगों को बुलाएं जो वाकई डिजर्व करते हैं कि उन्हें लोग जानें। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम 98 एपिसोड के साथ आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और ईश्वर दत्त जी हमारे साथ बहुत जुड़ गए हैं, अभिनंदन करती हूँ। और सर, बहुत अच्छी बात चल रही है। आपका जो रंगमंच का पिछले 50 वर्षों का अनुभव है, उस अनुभव को अगर आप कुछ वाक्यों में हमारे दर्शकों को समझाना चाहें तो आप क्या कहेंगे? बहुत भारी प्रश्न आपने पूछा है। पहले मैं आपको एक छोटा सा जवाब दे दूं। अभी आपने जिनका जिक्र किया, विजय आनंद दुबे, जिन्होंने आपको टिप्पणी भेजी है, ये छिंदवाड़ा एमपी की बहुत बड़ी रंगकर्मी हस्ती है, और इन्होंने जय पंचम वेद लिखा है आपको, क्योंकि ऐसा माना जाता है चारों वेदों में से कुछ कुछ चीजें निकालकर भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना करी है, जिसको हम पंचम वेद कहते हैं, इसलिए उन्होंने वो लाइन लिखी है। खैर, मेरे बड़े स्नेही हैं, बहुत बहुत उम्दा कलाकार हैं, बहुत उम्दा। पता नहीं कैसे क्या ये देख रहे हैं, मुझे ये भी नहीं मालूम कि आप लोगों ने किन किन लोगों को जोड़ा है, कौन कौन लोग देख रहे हैं। मैं तो बड़ा धन्य और कृतार्थ हो रहा हूँ। अब आपका जो सवाल है,
मेरे को सिर्फ इतना सा कहना है, अगर आपने जीवन में ललित कलाएं सीखनी है या आप इंटरेस्ट रखते हैं कुछ पाने का, तो पहली चीज तो आप समर्पण रख लीजिए। समर्पण, बिना किसी स्वार्थ के समर्पण। उदाहरण देता हूं, हमारे माँ बाप कहते हैं कि भाई ये मंदिर है, इसमें जाके रोज सुबह शाम हाथ जोड़ के फिर जाया करो ऑफिस या दुकान या स्कूल। ठीक है, हम मान लेते हैं, हमने देखा नहीं है प्रभु, हमने माँ बाप की बात को माना है और सालों साल उसको फॉलो करते चले जाते हैं। जब भी हमारा काम अपने हिसाब से हो जाता है तो हम जाके प्रसाद चढ़ा जाते हैं। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको रंगमंच को स्वीकार करना है तो आप समर्पण भाव से जिए, एक बात। दूसरी बात, सबसे कठिन काम जो आजकल है बच्चों के पास, वो है अनुशासन। रंगमंच कला, साहित्य, वाणिज्य और विज्ञान सबका मिला जुला रूप है। आर्ट इसलिए कि आर्ट के जितने फैक्टर्स हैं वो ललित कलाओं में आते हैं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ 64 की 64 कलाओं में श्रेष्ठ है रंगमंच। गायन, वादन, नृत्य, रंग, ये सब इसमें। वाणिज्य इसलिए कि रंगमंच को जब आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं तो कॉमर्स की, जिसको आप कहते हो एमबीए की टर्म होती है, प्लानिंग है, कॉपरेशन है, डायरेक्शन है, ये सारी चीजें जो एमबीए वाले बच्चों को पढ़ाई जाती है वो हम रंगमंच के माध्यम से पढ़ाते हैं। समूह भावना, नियंत्रण, एकीकरण, प्रस्तुतिकरण, ये सब चीजें उसके पार्ट हैं। तो हमने लड़के को कॉमर्स भी पढ़ा दिया। साइंस इसलिए कि साइंस के जैसे निर्धारित सूत्र होते हैं कि 2+2 मिलाओगे तो 4 ही आएगा, वैसे रंगमंच के भी अपने सूत्र हैं कि इस तरह से ये करोगे तो इसका रिजल्ट यही आना है सामने। तो तीनों विषय हमने एक साथ पढ़ा दिए बच्चे को। वो बात अलग है कि हमारा बच्चा खाली इंजीनियर या खाली डॉक्टर या खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाया, लेकिन हमने एक बेहतरीन इंसान गढ़ दिया। इंसान, इतना बेहतरीन इंसान गढ़ दिया कि वो जाने कितने बच्चों को लाइफ ठीक कर सकता है। आप समर्पण के साथ रंगमंच कीजिए। बड़े बुजुर्ग जितने भी सीनियर लोग हैं उनके साथ बैठकर उनके अनुभवों को सुनिए। जो मैंने आपको पहले कहा, आपको बहुत वक्त बर्बाद होने। बहुत सुंदर जानकारी सर। अतुल अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी बहुत अच्छे कवि हैं, जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। डीएन झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अशोक मेहरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। ईश्वर दत्त जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। विजयानंद दुबे जी, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और कार्यक्रम को शेयर करते रहिए, क्योंकि हम एक महान शख्सियत के साथ इस समय रूबरू हैं। लेकिन सर, चूंकि कार्यक्रम अपनी चरम पर पहुंच चुका है और मैं आपको ऐसे तो जाने दूंगी नहीं, तो मैं ये सोच रही हूँ, भावना नियंत्रण का उदाहरण जबरदस्त है, इसी से संवेदनाओं में स्पंदन जारी रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने एमडी साहब। तो थोड़ी सी एक्टिंग तो हम जरूर देखेंगे, ऐसे नहीं जाने दूंगी आपको। कोई ऐसा संवाद, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा डायलॉग अगर आपको याद आ रहा है, या शुद्ध देसी रोमांस की बात हुई है जो आपके परिचय में है, उसमें आपका क्या रोल था? क्योंकि मैंने ये फिल्म देखी नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं है, तो क्या रोल था? और कोई डायलॉग ही अगर आप, रंगमंच का डायलॉग अलग होता है और पिक्चर का अलग होता है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बताऊं, मैं वैसे भी रंगकर्मी ही हूँ, तो मैं रंगमंच की ही बात करूंगा। जी बिल्कुल, हम सुनना चाहते हैं। मैं आपको जूम करती हूँ ताकि आपका अभिनय सभी आराम से देख सकें, आप सिर्फ मेरी आवाज सुनेंगे। जी सर। ठीक है जी। एक नाटक है मेरा प्रहरी जी। उसमें अभी भी जो मेरे रंग मित्र हैं जी उनकी वजह से मुझे रोल मिल जाता है। उसमें एक किरदार है जो मेरे बहुत ज्यादा नजदीक है, क्योंकि स्क्रिप्ट मेरा लिखा है खुद का। जी। पहले मैं भूमिका बता दूं आपको कि बॉर्डर के उन 2 सैनिकों की कहानी है जो अलग अलग मुल्कों के हैं और युद्ध न होने के कारण एक दूसरे के सामने अपनी अपनी ड्यूटीज खड़ी कर रहे हैं। जुड़ते 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 एक दूसरे से बहुत भावनात्मक जुड़ जाते हैं जी। और वो ये सोच नहीं पाते कि आखिरकार हम इस देश की रक्षा करके क्या पालेंगे। जी। बड़ा जटिल सवाल। तो उसमें हामिद मियां का कैरेक्टर, उसकी 2-4 कुछ लाइनें मुझे याद है। स्वागत कोशिश करता हूँ मैं। जी। पाकिस्तानी सैनिक का किरदार है, वो
जो मैं करता हूँ, मैं अपने हिंदुस्तानी जो सैनिक है मेरा पार्टनर, उसको बता रहा हूं मैं, उसने मुझे पे तंज मारा है कि बुढ़ऊ तू तो अकल से भी और शक्ल से भी मास्टर ही लगता है, जबकि हम फौज में। जी तो मेरा जो जवाब है वो जी बता रहा हूँ आपको। जी, स्वागत है। हाँ, 10वीं क्लास तक पूरे स्कूल में अव्वल आया करता था। मेरे सारे उस्ताद लोग मुझसे बहुत खुश थे। मुझे हमेशा कहते थे कि हामिद मियाँ देखो, खूब दिल लगाकर पढ़ाई करना, तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनना है। और मैं सचमुच में बहुत 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 मन से पढ़ाई किया करता था। लेकिन तभी तभी एक दिन वालिद साहब का इंतकाल हो गया। घर में 4 भाई और 3 बहनें, और मैं सबसे बड़ा था। सो 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 मजबूरन पढ़ाई छोड़कर मुझे, छोड़ यार, कोई और दूसरी बात कर। सुन मुन्ना, आगे की बात सुन। मेरा भी दूसरों की तरह निकाह हुआ, 2 बच्चे हुए। शगुफ्ता शगुफ्ता केवल 4 साल की थी। उसकी अम्मी को अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। बड़ा बेटा महनूश मेरे भाई के पास कराची चला गया। मेरे छोटे भाई ने उसकी परवरिश की जिम्मेदारी ली थी। मगर बच्ची की जिम्मेदारी कोई उठाने को तैयार नहीं था। तो मैंने अपने अपने जिगर के टुकड़े को अपने पास रख लिया। हाँ हाँ हाँ, मैंने शगुफ्ता को पाला। फिर एक दिन उसके मामू और मुआनी आए और शगुफ्ता को साथ ले जाने की बात कहने लगे। दरअसल उनकी कोई औलाद नहीं थी ना, तो मैंने भी शगुफ्ता को उनके साथ जाने की अनुमति दी। अब शगुफ्ता उन्हीं की बेटी है। बड़े बेटे को मेरे भाई ने पढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका दिल पढ़ाई लिखाई में नहीं था। उसकी संगतें बिगड़ती चली गई। इमरान उससे तंग आ चुका था, और एक दिन वो बिना बताए घर से भाग गया। हाँ, उसको खोजने की बहुत कोशिश की, पर आखिर तक उसका कहीं पता न चला। फिर एक दिन अखबार में खबर आई, उसका नाम आतंकियों के लिस्ट में शामिल था। ना, जिंदगी बहुत बड़ी है। हमारे यहाँ कहा गया है बेटा कि हिम्मते मरना ते मदद खुदा। हिम्मत से काम ले। चल चल नमाज पढ़ लो, फालतू की बकवास में बहुत टाइम खराब कर। क्या बात है, मज़ा ही आ गया बहुत। मैं तो स्तब्ध होकर देख रही थी, तमाम जो दर्शक हैं वो भी देख रहे हैं, और सभी मुझे लगता है कमेंट्स करना थोड़ी देर के लिए भूल गए कि आपका जो अभिनय है वो ज़बरदस्त है, और मुझे लगता है भावुक हो गए थोड़े से आप। एक बात और पूछनी थी मुझे, कि जब आप रंगमंच पर होते हैं और वो जो डायलॉग्स आप याद करते हैं, तो कई बार ऐसा होता होगा कि बेशक आप डायलॉग भूल गए हों, लेकिन जो भाव आपको बताए जाते हैं, उस भाव को पकड़ के आप कुछ भी बोल सकते हैं, चलेगा? जी 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 जी। क्योंकि अगर हम सिनेमा की बात करें तो वो डायलॉग पॉइंट टू पॉइंट याद रखने पड़ते हैं। हाँ, लेकिन रंगमंच पर आपने जो बोल दिया, वो ही डायलॉग है। बिल्कुल। उसके 2 कारण है सिर्फ, जी, कि आपके क्वालिटीज को जो क्यों मिलना चाहिए, जिससे वो अपना वाक्य शुरू करेगा या अपनी एक्सप्रेशन देगा, वो परफेक्ट रिदम मिले उसको। रिदम से मतलब आवाज की स्पीच से भी है। जैसे अभी मैंने आपको मुंडकी बताया, तो मैं जब पहले खुद फील करूंगा तो मेरा को आर्टिस्ट फील करेगा, और को आर्टिस्ट फील करेगा तो दर्शक फील करेंगे, तब वो उसके साथ तारतम्यता जुड़ पाएगी।
वॉइस की कमाल है सारा। और मैं तो देखो उल्टा कहता हूँ, बड़ा आपसे निवेदन करता हूँ। सर वॉइस की आपने बात की, जैसे कि हम आकाशवाणी में मेरा पसंदीदा अगर मेरी कोई जगह है दुनिया में तो हाँ मुझे लगता है आकाशवाणी है, जहाँ मेरा आना जाना हमेशा लगा रहता है। तो मुझे वॉइस मतलब एक वॉइस क्वालिटी होती है, ईश्वर ने सबको दे रखी है। तो आवाज की दुनिया का जैसे कहते हैं आकाशवाणी में आवाज की बहुत अहमियत है, तो रंगमंच जी पर भी आवाज की बहुत अहमियत होती है। बिल्कुल। एक्सप्रेशन से ज्यादा या एक्सप्रेशन से कम या दोनों? नहीं, दोनों बराबर बराबर बराबर। आवाज का जो आपका फ्लो बनता है वो आपको एक्सप्रेशन लाने में बहुत मददगार होता है। दूसरी तरफ अगर आपके एक्सप्रेशन पूरी तरह आ रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी आवाज का पिच अपने आप वैसा ही होता चला जाता है। बड़ा गहरा संबंध है दोनों का। सर आपसे बात करके समय कैसे बीता पता नहीं चला, और जिस तरह से मैं आपको डायलॉग बोलते हुए सुन रही थी और आत्म विभोर हो रही थी, मुझे लगता है कि कभी ना कभी ईश्वर मुझे मौका दे तो मैं भी थोड़ी एक्टिंग में हाथ आजमाऊं। मेरा भी मन करेगा रंगमंच पर कुछ करने का। अंदर से अपनी भावनाओं को मैं रोक नहीं पा रही हूँ, ओतप्रोत हो रही हूँ, इसीलिए मैंने आपसे कहा ये। और हमारे साथ निर्मला जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और सभी का स्वागत करती हूँ, सभी का अभिनंदन करती हूँ, और जिनके नाम अगर रह गए हों, ना ले पाई हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सर एक एक्टर को या कोई व्यक्ति अगर रंगमंच की ओर आना चाहता है, जैसे आने वाली पीढ़ी है, उसके अंदर सबसे खास बात क्या होनी चाहिए? रूपचंद शास्त्री जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत है। क्या होना चाहिए उसके अंदर? सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए? देखिए कोई बातें बार बार पुनः पुनः कह रहा हूँ। सबसे पहले तो वो डिसाइड कर ले कि वो सिर्फ शौकिया रंगमंच करना चाहता है, या आजकल लोगों का है कि मुझे फिल्मों में जाना है इसलिए मुझे थिएटर करना है, और या मुझे थिएटर करना है समृद्ध होने के लिए थिएटर करना है। ये तीन अलग अलग बातें हैं। जिसको समृद्ध होने के लिए थिएटर करना है, लॉन्ग लाइफ थिएटर करना है, तो अपने आप ही बहुत सारी चीजें जुड़ती चली जाती है। जो मैंने आपको कहा, समर्पण है, अनुशासन है, पठन पाठन है, गुरुओं के साथ बैठना है, उनकी बातों को समझना है और आर्ग्यू नहीं करना और करके देखना है, एक्सपेरिमेंट कर करके देखना है, सीखता है आदमी। और बाकी जो लोग आ रहे हैं तुरंत तुरंत उनको उन्होंने मान लिया कि बहुत अच्छा शरीर देख करके हमें कोई भी रोल दे देगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे ढेरों लोग मुंबई में गली गली में भरे पड़े हैं जिनको कोई भूमिका नहीं दे रहा। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब कैमरे के सामने आते हैं वो लोग, तो उनसे एक लफ्ज नहीं बोला जाता। और मैंने ऐसे भी ऑडिशन दिए हैं जहां मैंने बायोडाटा दिया, डायरेक्टर देखा, बायोडाटा देखा और कहा इनको अलग बिठाओ यार, क्यों कि थिएटर वाले। ये क्या मतलब हो कि नहीं, आप तो थिएटर वाले हो, थिएटर वालों को बाद में लेंगे ऑडिशन, और डायरेक्ट मुझे रोल मिले। मैं आपको बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ ये बात। तो ये चीज फिल्म वाले भी मानते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बताया, रीटेक नहीं है। रीटेक नहीं है, आप उनका इतना समय, उनकी इतनी एनर्जी, उनका इतना सब कुछ बचता है अच्छे आर्टिस्ट को लेकर। दूसरी बात, क्योंकि सीमितताओं में नाटक होते हैं, रंगकर्म का दायरा बड़ा सीमित है, तो रंगकर्मी जो होता है ना वो ज्यादा डिमांडिंग नहीं होता, कैसे भी एडजस्ट करके थिएटर करता है वो। ये फिल्म में बड़ा प्लस पॉइंट है सबके लिए। और अभी जो हो रहा है वर्तमान में, वो उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है कि नहीं हमें तो बॉम्बे जाना है, तो कहीं से सीख लिया आपने, तो लड़कों ने जो है जिम जाने की आदत शुरू कर दी। जिम जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे तो योग कराते हैं हम तो, पंचम वेद की पहली शर्त है योग कर, सारे जीवन पर्यंत निरोगी रहेगा, ना बॉडी बढ़ेगी, ना वेट बढ़ेगा, ना शुगर बढ़ेगा, ना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। स्वस्थ रहे, स्वस्थ रख, दोनों बातें। तो जन्म से आदत जिसको बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और शहजोर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। सबका इस्तकबाल है, सबका अभिनंदन है। सबसे सिर्फ एक गुजारिश है, इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थोड़ी देर बाद यूट्यूब चैनल पे हमारा ये कार्यक्रम आ जाएगा, और हमारा यूट्यूब का जो चैनल है वो हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के नाम से है। आप सभी से गुजारिश है, कार्यक्रम को आप जिस तरह शेयर कर रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सर आने वाली पीढ़ी को जो रंगमंच की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, तो चूंकि आपकी एक प्रश्न आया था डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी का, वो प्रश्न मैं जरूर लेना चाहती हूँ, मैं भूल गई थी। और
उन्होंने लिखा है, क्या आप बाल साहित्य लिखना चाहते हैं? एक प्रश्न उन्होंने आपसे किया है। जल्दी से मैं चाहूंगी कि आप उत्तर दें। बिल्कुल 100% लिखना चाहता हूँ मैं, अगर कोई प्रकाशक है तो। ढेरों आइडियाज है मेरे पास ढेरों स्क्रिप्ट है मेरे पास। जी, बहुत बढ़िया। और आने वाली पीढ़ी अगर रंगमंच की ओर आना चाहती है, या उनका कोई आहा, इन्होंने लिखा है कि टीवी पर रूपचंद्र शास्त्री मयंक जी ने लिखा है कि अक्सर आपका कार्यक्रम उन्होंने टीवी पर देखा है और देखते हैं। तो ये भी रंगमंच है जिंदगी, हम इसके पात्र हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है और हम सब ईश्वर की बनाई कठपुतलियां हैं जिनको अपने अपने किरदार निभाने होते हैं। और किरदार जिंदगी में आज हमारे साथ हेमचंद्र जी हैं, जिनको प्यार से राजू भी कहा जाता है। तो क्या संदेश आप आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं जो इस फील्ड में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं? 2 निवेदन है किरदार के माध्यम से। सबसे पहले तो किरदार का बहुत बहुत आभार कि ऐसे ढूंढता है। मतलब आपने तो हमें दंग दंग कर दिया, स्तब्ध कर दिया हमारे को कि कोई दिल्ली में बैठ करके ऐसे खोजता है आदमी को। बहुत बहुत मतलब आपसे डरने लगे हम। सीआईडी वाले नहीं होते, ढूंढ लेते कहीं से भी, वैसे ढूंढ लिया आपने। खैर, कोई आदमी थिएटर, अच्छा थिएटर करना चाहता है और उसको कहीं पर भी, मान लो भागम भागी की बात भी, अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिल रहा, जगह नहीं मिल रही उसको। क्योंकि बहुत बड़े बड़े शहरों में आजकल बड़ी बड़ी दुकानें भी खुल गई हैं जो 30 दिन में माल बेचते हैं, कोई 3 महीने में माल बेचता है, कोई 6 महीने में माल बेचता है। और फीसें भी बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी लेते हैं जो आम आदमी नहीं दे पाता। बहुत स्पष्ट बात कर रहा हूँ। लेकिन पारंपरिक थिएटर सीखना है तो सीखने के लिए आधी रात को मुझसे संपर्क करें। मुझे उससे 1 रुपया नहीं चाहिए। मेरे बताए हिसाब से वो 6 महीने मेरे को यहाँ दे, उसके बाद उसका पूरा विशाल क्षितिज पड़ा हुआ है, जहां जाए वहां आजमाए, वहां काम करे। बम्बई में से बहुत सारे लोग मित्र, रंग मित्र मेरे, जिनकी फिल्में भी आ रही हैं, फिल्म्स भी आ रही हैं, शॉर्ट्स भी आ रही हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी आ रही है, सब जयपुर में आके मेरे साथ थिएटर करके गए। बड़ा सीधा सीधा है। मैं इसको अपने घर को रंग आश्रम नाम देता हूँ। ये रंग आश्रम है। आश्रम की गुरुकुल परंपरा के हिसाब से आप रहिए। यहाँ पानी भी आपको भरना पड़ेगा, खाना भी आपको बनाना पड़ेगा, बिस्तर समेटना भी आपको पड़ेगा और पढ़ना पढ़ाना भी पड़ेगा। या मटर गश्ती नहीं चलेगी। थिएटर कीजिए, आपका मन भर जाए, आप जाइए आराम से, कौन मना करता है। हम सभी तो आश्रम में जी रहे हैं। हम ये तो हम खुश हो जाते हैं तमगे लगा के कि ये मेरा मकान, ये मेरा दुकान, ये मेरी लाइब्रेरी, ये मेरा घर। कुछ नहीं है मेरा, कुछ भी नहीं है। नेवर। प्रभु ने एक निर्धारित अवधि के लिए ये मुझे बोनस लीज पे दे रखा है। जिस दिन वो मियाद पूरी हो जाएगी, वो कहेगा भैया आजा, तेरा काम खत्म। तो खत्म, तो दूसरे को सौंप के तो जाओ यार। उस कमाई हुई दौलत को किसी दूसरे आदमी, योग्य आदमी को देके जाओ ताकि वो आगे बांटे। बस सिंपल सा सिलसिला है। बिल्कुल सही। और मैं आपका नंबर कार्यक्रम में फ्लैश कर रही हूँ ताकि कोई भी नव युवती या नव युवक आपसे जुड़ना चाहे, अगर कुछ सीखना चाहे तो वो आपसे डायरेक्ट संपर्क करे और उनको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हमारा कार्यक्रम बहुत दूर दूर तक जाने वाला है। और जब दूर तक कोई चीज़ जाती है, ये नंबर आ नहीं रहा है, 1 मिनट। एक 6 1 4 और ये रहा 8। सर आपका नंबर है 9509611448, ठीक है? बस तो बिल्कुल ठीक है। ये नंबर गया तमाम श्रोताओं के पास, तमाम दर्शकों के पास, ताकि वो अगर आपसे सीधा संपर्क करना चाहे, आने वाली पीढ़ी अगर आपसे जुड़ना चाहे, कुछ सीखना चाहे, अगर 60 साल का अनुभव आप 6 घंटे में सिखा दें तो इससे बड़ी उपलब्धि किसी भी युवा पीढ़ी के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और बहुत अच्छी आपने बात कही है कि एक गुरु वो होता है जो बच्चे को सही दिशा दे, उसे सही राह दिखाए
और उसकी जो समय है उस समय को बचाए, जो कि आपने बहुत बड़ी बात आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कह दी है। और गुरु शिष्य की जो परंपरा रही है भारत में, उस परंपरा के नाते मैं आपको सादर नमन करती हूँ। पटल पर उपस्थित तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। आप जुड़े, आपने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसी तरह आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ते रहिए, क्योंकि अगली बार एक ऐसे डॉक्टर से आपको मिलवाऊंगी जो सिर्फ ना होम्योपैथिक की डॉक्टर है, बल्कि उन्होंने अपनी सास और अपनी माँ दोनों की परवरिश की, और परवरिश मतलब कि उनकी देखभाल की, परवरिश शब्द यहाँ पर उचित नहीं है, उनकी देखभाल की, और बहुत जद्दोजहद से वो निकल कर आज डॉक्टर बनी है और अपना जीवन गुजार रही हैं। जैसे कि हमने कहा कि हम किरदार को तलाशते हैं, ढूंढते हैं, तो पूनम खंगरौत जी का विशेष आभार। बहुत सारे किरदार हैं जयपुर से जिनको उन्होंने उभारने का कार्य किया है, उन हम तक पहुंचाया है। और आदरणीय राजू सर, आपका बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए, इतनी सारी बातें हमसे करने के लिए, अपने अनुभवों को हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। चलिए फिर अगली बार शाम 7 बजे नए किरदार के साथ और परिचर्चा में आप जरूर शामिल हों, रविवार शाम 7 बजे। और जुगलबंदी का कार्यक्रम इस बार फिर नए कवि या कवित्री के साथ आप जरूर हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।